हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है ओज, वो हमारे सेकंड चैप्टर का लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये ओज है, आपको चरक में भी पढ़ने को मिलेगा और आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है ओज। ओज क्या है? जैसे आप सभी को अब तक मैं बताती आ रही हूँ कि ओज है क्या। जो अपनी सातों धातुआं होती हैं रस से लेकर शुक्र तक, आचार्यों ने क्या बोला है कि सभी धातुओं का जो सार भाग होता है, सभी धातुओं का जो लास्ट में सार, जो सार आता है उसी को क्या बोला है? ओज बोला है। तो ओज शरीर की सातों धातुओं का सारभूत होता है। और अब जैसे कई बार आपको बोला है कि ओज की हानि हो जाएगी तो शरीर में बल का क्षय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओज है अपना वही क्या है? बल। या फिर हम ये बोलें कि अगर शरीर में ओज है तो बल है तो ओज है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। एक है तो दूसरा रहेगा। तो इसका जो बोला गया है क्या है? प्राकृतस्तम बलम श्लेष्मा विक्रतो मल उच्यते। यानी कि जो अपने शरीर का वात पित्त कफ में से अगर हम कफ की बात करें, प्राकृत कफ, तो अगर कफ है तो अपने शरीर में बल है। तभी तो बोलते हैं अगर कफ का क्षय हुआ या वायु की वृद्धि हुई तो बल की क्या होती है? हानि होती है। तो शरीर प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। अब आपको इतना याद रखना है, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, कि शरीर में उपस्थित जो प्राकृत श्लेष्मा है वही क्या है? अपने शरीर का बल है। और उसी बल को क्या बोल रहे हैं हम? ओज। और विकृतो मल उच्यते। अगर कफ विकृत हो गया, कुपित हो गया, दूषित हो गया तो वो क्या है? वो मल के समान है। अगर कफ प्राकृत अवस्था में शरीर के अंदर रह रहा है तो वो उसको हम ओज मान सकते हैं, हम बल मान सकते हैं। लेकिन अगर वही कफ विकृत हो चुका है तो वो क्या है? वो मल के समान कार्य करेगा। अतः व्याधि क्षमत्व को जानने के लिए ओज का ज्ञान आवश्यक है। अब ये तो रही ओज की नॉर्मल बात कि ओज क्या है। सभी धातुओं का सार हो गया और प्राकृत कफ हो गया। अब है मेन इसकी डेफिनेशन। रस आदि नाम। रस आदि नाम यानी कि रस से लेके शुक्र तक। रस आदि धातु शुक्रांतम, शुक्रांता नाम, और शुक्र का अंत यानी कि ओज। तो रस आदि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेज स्तत खल्व ओज खलु ओजस्त देव बलम इति उच्यते। यानी कि रस आदि से लेकर शुक्र पर्यंत, यानी शुक्र के बाद रस से लेके शुक्र तक जो धातुओं का उत्कृष्टतम सार भाग है उसी को क्या बोल दिया? ओज बोल दिया। तो ये ओज की डेफिनेशन है, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि रस से लेके और शुक्र तक जो धातुओं का सार है उसी को क्या बोला है? ओज बोला है। अब ओज के गुण वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओज के गुण सबको याद होने चाहिए। डेफिनेशन एक बार को याद ना हो चल जाएगा, लेकिन गुण सबको पता होना चाहिए। ओज के कितने गुण होते हैं? 10 गुण होते हैं। क्योंकि जब भी आप लोग आगे पढ़ोगे तो ओज, विष और मध्य तीनों के गुणों के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। आगे आगे आएंगी खैर ये चीजें, लेकिन आपको अभी से पता होना जरूरी है। तो क्या है इसके गुण? गुरु शीतम मृदु लक्षणम, गुरु शीतम मृदुश्लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिक्षिलम स्निग्धम ओजो 10 गुण स्मृतम। यानी कि ओज के गुणों के अंदर जो गुरवादी अपने 20 गुण बताए हैं उनमें से कौन से 10 गुण इसमें प्रेजेंट होंगे? अब ओज को हम क्या बोल रहे हैं? प्राकृत कफ। तो कफ के समान ही ओज के गुण होते हैं। तो कौन कौन से जो गुरवादी गुण हैं जिनमें से कफ प्रधान भूत होगा वही 10 गुण होंगे। बाकी जो लघु गुण होते हैं जो वायु की तरफ जाते हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे। तो गुरु मृदु होगा, बहल होगा, शीत होगा, श्लक्ष्ण होगा, मधुर होगा, स्थिर होगा, पिच्छल होगा, प्रश्न होगा और स्निग्ध होगा। यानी कि प्रश्न मतलब निर्मल स्वच्छ होगा, स्निग्ध होगा, श्लक्ष्ण होगा, शीत शीत वीर्य वाला हो जाएगा। ऐसा ओज के गुण होते हैं। तो ये आपको सभी को याद होना चाहिए। तो इन गुणों से अगर युक्त आहार विहार का हम सेवन कर रहे हैं, यानी कि हम कफ को प्राकृत अवस्था में रखने का आहार विहार कर रहे हैं,
तो ओज की वृद्धि होगी, और ओज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? व्याधि क्षमत्व, क्योंकि हम ओज को क्या कह रहे हैं? हम ओज को ही बल कह रहे हैं। और व्याधि क्षमत्व क्या है? सहज बल और युक्तिकृत बल। तो अल्टीमेटली क्या है? अगर तुम आहार विहार, जैसे अपने लास्ट क्लास में व्याधि क्षमत्व पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि युक्तिकृत जो है वो अपने आहार विहार पर निर्भर करता है। तो अगर हम आहार विहार अच्छा कर रहे हैं तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा। अब ओज दिखाई कैसा देता है? दिखने में कैसा होता है? तो ओज का स्वरूप सर्पी वर्णम, घृत के समान वर्ण वाला, सर्पी वर्णम, मधु रसम, मधु, मधु के समान, शहद के समान रस वाला, कसाय और मधुर। तो सर्पी वर्णम, सर्पी के समान, घृत के समान वर्ण वाला, मधु के समान रस वाला, लाज गंधी, जो लाजा जो होती है उसके समान गंध वाला होता है, वही क्या होता है? ओज होता है। तो ये ओज का स्वरूप हो गया कि ओज वर्ण में कैसा होगा? घृत के समान, रस में कैसा होगा? मधु के समान, और गंध में कैसा होगा? लाजा के समान होगा। उसके बाद है ओज का प्रमाण, सबसे इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाला, दो दो नंबर में, मल्टी टाइम रिपीट होने वाला, दो दो नंबर में यही क्वेश्चन है। क्या है? ओज का प्रमाण। तो पहले तो ओज के प्रमाण के लिए आपको ओज के भेद पता होने चाहिए कि ओज दो प्रकार का होता है, पर ओज और अपर ओज। ठीक है, स्थान पता होना चाहिए। जो अपर जो कम है, जो चीज कम है वो एक जगह रहेगी, जो चीज ज्यादा है वो पूरी बॉडी में रहेगी। आपको इस तरीके से याद रखना है कि पर ओज जो होता है वो प्रमाण में कम होता है तो ये केवल हार्ट में रहेगा, और अपर ओज जो होता है वो प्रमाण में ज्यादा होता है तो ये पूरी बॉडी में रहेगा। तो जो पर ओज है वो कितना होता है? अष्टबिंदु प्रमाण होता है पर ओज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। पर ओज अष्टबिंदु प्रमाण का होता है, और कम प्रमाण की चीजें एक ही जगह रहेंगी याद करने के लिए, तो यह हृदय में स्थित होता है। और अपज ओज जो होता है वो अर्धांजलि प्रमाण का, अर्धांजलि इसका प्रमाण बताया है आचार्यों ने, और ये कहाँ है? सारे शरीर में व्याप्त होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ओज सारे शरीर में व्याप्त होता है? ऐसे ही जनरल नॉलेज में पूछ लेते हैं आप लोगों से, तो हम लोग कंफ्यूजन रहते कि नहीं ओज का स्थान तो हृदय में ही बताया गया है। तो नहीं, अपर ओज जो है वो सर्व शरीर में व्याप्त रहता है। फिर इसका कर्म। अब ओज का कर्म क्या है? अब ओज का एक सिंपल सा कर्म तो आपको पता है कि ओज क्या है? बल दे रहा है हमको। अब जिससे बल मिल रहा है उससे बॉडी कैसी रहेगी? हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेगी। तो बस वही चीजें लिखनी है कि स्थिर उपचित मासिताम, मासाम, जो ओज के रूप में विद्यमान जो बल है उससे अब बल मिलेगा। तो किसको बल मिलेगा? मांस, जो अपनी स्थिर धातुएं होती हैं, मांस है, अस्थि है, इनको हष्ट पुष्ट करेगा। तो मांस धातु स्थिर और पुष्ट होगी। ओज के रूप में विद्यमान बल से मांस धातु कैसी होगी? स्थिर होगी और पुष्ट होगी। ओज के द्वारा ही सभी कार्यों को करने में सामर्थ्य आती है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो अपनी बॉडी की सामर्थ्य से करते हैं। सामर्थ्य बोले तो बल से करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक की पावर थोड़ी ठीक है, एक थोड़ा डल नेचर का है, डल पावर का है, तो ज्यादा अच्छे से काम, ज्यादा एक्साइटमेंट से काम, ज्यादा अच्छे से काम कौन करेगा? जिसके अंदर बल अच्छा होगा। तो जिसका बल अच्छा होगा वो बल किसकी वजह से? ओज की वजह से। तो ओज के द्वारा ही सभी कार्यों करने में क्या आती है? सामर्थ्य आती है। स्वर एवं वर्ण कैसे रहते हैं इसके? निर्मल रहते हैं, क्योंकि ओज को ही हम क्या बोलते हैं? प्रभा, कांति। शरीर की कांति कौन है? ओज। और अपर ओज पूरे शरीर में विद्यमान है तो वर्ण प्रदान करने का भी काम करेगा ये। बाह्य एवं आभ्यंतर इंद्रियां अपने कार्यों को करने में उत्तम रूप से प्रवृत्त होती हैं, क्योंकि अगर सभी धातुएं अब देखो एक चीज बताओ आप मुझे कि अगर ओज सही है तो ओज सही कब है? जब सभी धातुएं सही हैं, क्योंकि ओज को हम क्या बोल रहे हैं? धातुओं का सार। तो अगर आगे सभी धातुएं सही बनी है तभी तो ओज सही बना है, और धातुएं सही बनेंगी तो ये काम तो वैसे भी अच्छे से चलेगा। और धातुएं भी सही है, ओज भी सही है, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो सभी जो इंद्रियां हैं वो अपना कार्य कैसे करेंगी? बहुत अच्छे से करेंगी। जो जिस इंद्रिय का जो काम है वो सम्यक कर्म करेगी अपना। बल सही है, सभी धातुएं अच्छे से पुष्ट हो रही हैं, और स्वर एकदम सही है, तो क्या है? ये ओज के सारे प्राकृत कर्म हैं। अब आचार्य चरक ने ओज को दो भेदों में बांटा।
एक तो प्राकृत बोल दिया, एक व्यकृत बोल दिया। तो प्राकृत का तो हम अभी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। ठीक है, तो जो प्राकृत ओज है उसको बल भी बोल दिया, उसको श्लेष्मा भी बोल दिया और ओज भी बोल दिया, 3 टाइप बता दिए। और विकृत को क्या बोल दिया, मल या पापमा। ये भी क्या होता है, मल का ही पर्याय होता है, मल या पापमा। तो बस आपको तो ओज का चरक के अनुसार ये क्लासिफिकेशन पता हो कि प्राकृत होता है, व्यकृत होता है। प्राकृत को वो ओज भी बोलता है, बल भी बोलता है, श्लेष्मा भी बोलता है। अब जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है चक्रपाणी का। इन्होंने बताए हैं 2 टाइप के ओज, पर ओज और अपर ओज। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। पर ओज का प्रमाण अष्टबिंदु, स्थान हृदय। अपर ओज का प्रमाण अर्धांजलि, स्थान कहाँ, समस्त शरीर। ये बात हम ऊपर डिटेल में कर चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब आएंगे इनके क्षय ओज की, क्योंकि यहाँ से आता है एक क्वेश्चन बड़ा 5 नंबर में। उसके अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, ओज व्यापद, ओज की विकृतियां। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार रिपीट हुआ है, बड़ा क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। 3 चीजें एक साथ पूछी जाती हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। अब ओज का क्षय हो रहा है या ओज की विकृति हो रही है, तो उसके निदान क्या होंगे, निदान होंगे ये जो लिखे हुए हैं। अब देखो, ओज क्या है, धातुओं का सार। ठीक है, अब सभी तरह के निदान होंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों। ठीक है, तो अगर चोट लग गई, रक्त का क्षय हो गया, रक्त का क्षय हो गया तो आगे की सारी धातुएं डिस्टर्ब, तो ओज नहीं बनेगा। धातुएं क्षय होने पर भी ओज का निर्माण नहीं होगा। क्रोध करने से, अब क्रोध करने का मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है कि जो अपना जो मेंटल सिस्टम है, जो मेंटली कोरिलेशन है हार्ट से डायरेक्ट है, और ओज का स्थान हार्ट है, हृदय है ओज का स्थान। तो अगर मानसिक विकृतियां होती हैं तो क्या है, उसका असर कहाँ जाएगा, हृदय पर। और हृदय पर असर आते ही ओज के स्थान में अगर विकृति हुई तो ओज का निर्माण प्रॉपर नहीं होगा, उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो अभिघात से, धातु क्षय से, क्रोध करने से, अब ये सारे मानसिक विकार ही आ गए। शोक से, चिंतन से, या ज्यादा वो थकावट वाला काम कर रहा है तो भी क्या होगा, वायु का प्रकोप होगा। और ओज के निर्माण के लिए तो कफ का होना जरूरी है, वायु का नहीं, कफ का प्राकृत रहना जरूरी है। तो ये उसके क्या होंगे, क्षय के निदान हो गए। अब इसकी विकृतियों में 3 विकृति आती है, ओजो विश्रंस, ओजो व्यापद, और अगला है ओज क्षय। अगर आपसे ओज की विकृतियां पूछी जाती हैं तो आपको ये तीनों लिख के आनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओज का विश्रंस क्या है। ओज के विश्रंस में बोला जाता है विश्लेष साधव। विश्लेष साधव यानी कि जो अपने जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में क्या है, लूजनेस आ जाती है। ठीक है, गात्राणाम दोष विश्रंसनम भ्रम। गात्रों में क्या हो जाता है, साध, यानी कि पेन होगा, गात्र साध होगा। दोष विश्रंसन, विश्रंसन का मतलब क्या होता है, विश्रंसन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब आज ओज विश्रंसन को समझ सकते हो। विश्रंसन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो पहले अपने प्राकृत स्थान में थी, वहां से वो निकल के दूसरी जगह जा रही है, वो क्या होगा, विश्रंसन। तो ओज विश्रंस में भी क्या होगा, जब ओज का जो प्राकृत स्थान है वहां से वो निकलकर कहीं अन्य स्थान पर चला गया तो वो ये सिम्टम करेगा। तो सबसे पहला सिम्टम संधि विश्लेष, विश्लेष साधव, विश्लेष साधव, ओज के विश्लेष से, ओज के विश्रंस से संधियों में विश्लेष, गात्राणाम, गात्रों में साध, भारीपन आ जाएगा अंगों में, और दोष का विश्रंसन, यानी कि दोष जिस स्थान पर उपस्थित थे वो वहां से निकल जाएंगे। अप्राचुर्य क्रियाणाम, जो क्रियाएं जिस प्राकृत अवस्था में हो रही थी वो नहीं हो पाएंगी। जो भी एक्टिविटी हो रही थी ओज के सामान्य होने पर वो क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, तो उन क्रियाओं में क्या आ जाएगा, सन्निरोध, अवरोध हो जाएगा। और अप्राचुर्य क्रियाणाम च बल विश्रंसम लक्षणम। अब बल विश्रंसम क्यों बोला है, क्योंकि ओज को ही हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए कि ओज की जो विकृतियां हैं उसमें विश्रंस, व्यापद और क्षय 3 के लक्षण पूछे जाते हैं, जिसमें विश्रंस का मतलब है कि अपने स्थान से निकल जाना। तो क्या होगा, अपने स्थान से निकल जाएगा तो संधियों में लूजनेस, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, संधियों में कौन सा कफ रहता है,
तर्पक कफ और प्राकृत कफ को हम ओज से कोरिलेट कर रहे हैं। गात्रों में साध होगा, दोष अपने स्थान से निकल जाएंगे और क्रियाओं में क्या आ जाएगा, अवरोध आ जाएगा। अब व्यापद, व्यापद का मतलब क्या होता है? व्यापद, ओज व्यापद यानी कि अगर उसके विपरीत लक्षण आ रहे हैं या उसका अतिक्रमण हो रहा है तो क्या लक्षण आएंगे? तो गुरुत्वम स्तब्धता अंगेसु, हाथ पैरों में क्या आ जाएगी, गुरुता आ जाएगी। ठीक है, गुरुत्वम स्तब्धता अंगेषु ग्लानिर्वर्णस्य भेदनम। क्योंकि अभी हमने जब ओज के प्राकृत कर्म देखे हैं तो ओज क्या कर रहा है, स्वर और वर्ण को निर्मल करता है। तो ये सारे कामों में क्या आएगी, विकृति आएगी, क्योंकि ओज की क्या हो रही है, विकृतियां हो रही हैं। तो वर्ण भेद हो जाएगा, ग्लानि हो जाएगी, थकावट हो जाएगी उसको, क्योंकि ओज की, अब ये सारे लक्षण क्या है, एक तरह से ओज की हानि होना ही है। ये सारे लक्षण, ओज में कमी आ रही है, या तो अब वो कमी कुछ भी हो सकती है, वो अपने प्राकृत स्थान से निकल गया, या फिर ओज अपने कर्मों को छोड़कर विपरीत कर्म कर रहा है, या ओज की परमानेंट ही बॉडी से क्या हो गई, क्षय हो गया, हानि हो गई। तो वो सारे कहाँ है, ओज की विकृतियों के अंतर्गत वो लक्षण आ जाते हैं। तो गुरुत्वम स्तब्धता अंगेसु क्या है, स्तब्ध गुरुत्गात्रता, हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, भारी हो जाते हैं। ग्लानिर वर्णस्य भेदनम, ग्लानि और वर्ण भेद हो जाता है। गुरुगात्रता वातशोफ और तंद्रा निद्रा वातशोफो, निद्रा और तंद्रा क्या है, ज्यादा आएंगी उसको ओज का व्यापद होने पर। क्योंकि क्या है, ओज का व्यापद मतलब बल की हानि हो, जब भी शरीर में बल की हानि होती है तो नींद तो आती है, निद्रा आएगी, थकावट महसूस करेगा। अब बल की हानि हो रही है, बस वैसे ही लक्षण आपको याद करके इसमें लिख देने हैं। फिर नेक्स्ट है ओज का क्षय। अब ओज का क्षय होगा तो क्या है, अब ये तो बहुत बार बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जो 18 प्रकार के जो क्षय पढ़ोगे आप चरक के अंदर, वहां से बहुत ज्यादा उठने वाला 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन है, ओज के क्षय के लक्षण। तो विभेति दुर्बलो भिक्षम, दुर्बलो अभिक्षम, अगर ओज का क्षय हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर फियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, व्यक्ति डरने लग जाता है, दुर्बलता आ जाती है। ध्यायति व्यथितेंद्रियम, इंद्रियों में क्या होती है, व्यथा, क्योंकि प्राकृत कर्म में अभी देखा है, अगर ओज सही है तो इंद्रियां अपने कार्य को क्या कर रही थी, सम्यक रूप से करती हैं। और अगर ओज का क्षय हो गया तो इंद्रियां अपने कार्य को ढंग से नहीं कर पाएंगी, तो इंद्रियों में व्यथा होती है। दुष्छाया दुर्मना रुक्ष, ओज को बताया था मैंने क्या, कि ओज प्रवाह है, कांति है। तो ओज का क्षय होने पर जो अपना जो कॉम्प्लेक्शन है स्किन का, वो कैसा हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है। कैसा कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो दुष्छाया, लॉस ऑफ कॉम्प्लेक्शन। और दुर्मना, दुर्मना मतलब दुर्बल मन, एक जगह नहीं टिकेगा मन, मन की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी, मन कैसा हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और शरीर में रुक्षता आ जाएगी। यही क्या है, ओज के क्षय के लक्षण। तो क्या क्या लक्षण है ओज क्षय के, विभेति, डरने लग जाएगा व्यक्ति, उसके अंदर दुर्बलता आ जाएगी, इंद्रियों में व्यथा होगी, स्किन का जो टेक्सचर है, जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल हो जाएगा, मन कैसा हो जाएगा, चंचल हो जाएगा और रुक्ष हो जाएगा। और अगर ओज की वृद्धि की बात, तो ओज की वृद्धि होना तो अच्छी बात है। ओजो वृद्धौ देहस्य तुष्टि पुष्टिम बलोदय, ओज की वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, ओज की वृद्धि से शरीर की वृद्धि होगी, बल की वृद्धि होगी। या हम ये बोलें कि अगर ओज बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली बल को तो बढ़ना ही बढ़ना है, और बल बढ़ेगा तो शरीर की वृद्धि होगी। तो प्राकृत श्लेष्मा तो क्या है, ओज है, वही क्या है, बल है। और जो बल है, जो बल है उसके कितने टाइप किए गए हैं, 3। कौन कौन से, सहज, कालज और युक्तिकृत बल। अब एक अकेला बड़ा क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है आपका, कहाँ से, बल से, यहाँ से, कि त्रिविध बल को समझाइए, क्वेश्चन आता है त्रिविध बल को समझाइए। तो त्रिविध बल में आपको क्या वर्णन करके आना है, सहज, कालज और युक्तिकृत बल। ये अलग से क्वेश्चन है आपका, ये ओज तक, यहाँ तक तो आपका 5 नंबर में क्वेश्चन उठ चुका। यहाँ से क्वेश्चन अलग आता है 5 नंबर या 10 नंबर में, त्रिविध बल को समझाइए। तो आपको सहज, कालज और युक्तिकृत बता के आने हैं। तो सहज बल क्या है, सहज है जो हमें जन्मजात ही प्राप्त है,
पैदाइशी बाई बर्थ ही हमें मिला है, वो क्या है? सहज बल है। तो वो कौन कौन सा होता है? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक प्राकृत और मानसिक प्राकृत। कालज, जो काल के अकॉर्डिंग आता है, चाहे वो अपनी आयु हो चाहे वो ऋतु हो, उसके अकॉर्डिंग आता है, वो होता है कालज। तो कालज को दो भागों में बांटा गया, ऋतु विभाग जो ऋतु के अकॉर्डिंग आता है, और वय विभाग जो वय के अनुसार आता है। जैसे कि वृद्धावस्था में बल सबसे क्षीण होता है, युवावस्था में बल सर्वाधिक होता है, और बाल्यावस्था में भी बल सम्यक रूप से ही रहता है, लेकिन वृद्धावस्था में क्षीण हो जाता है एकदम। और ऋतु के अकॉर्डिंग ऋतुओं को दो भागों में बांटा गया, उत्तरायण और दक्षिणायन, या आदान काल और विसर्ग काल। तो बल की वृद्धि कौन से काल में होती है? विसर्ग काल में। अग्रसर आगे की ओर जाने पर बल बढ़ता है। और आदान काल में जो है वो सूर्य, आप लोगों ने ऋतुचर्या पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि आदान काल में क्या होता है, जो सूर्य है वो लगातार बढ़ता जाता है, तो सूर्य के बढ़ने की वजह से शरीर के अंदर बल की क्या होती है? हानि होती है। तो आदान काल में कौन कौन सी ऋतु आती हैं? शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। तो इन तीनों में अगर हम बात करें तो इधर से आगे की तरफ जाएंगे तो इधर बल की कमी होगी। तो शिशिर ऋतु में आदान काल की सबसे ज्यादा बल, श्रेष्ठ बल वाली ऋतु कौन सी है? शिशिर। और विसर्ग काल की श्रेष्ठ बल वाली ऋतु कौन सी है? हेमंत। तो शिशिर और हेमंत में बल कैसा होगा? श्रेष्ठ। वसंत और शरद में बल कैसा होगा? मध्यम। और ग्रीष्म और वर्षा, क्योंकि इसमें तो गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, शरीर का शोषण, शरीर के अंदर से जलियांश, लू चलती हैं गर्मियों में, तो क्या होता है? जलियांश सूखता है तो बल की क्या होती है? हानि होती है। सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, यही टेबल फॉर्म में ही, कि दो ऋतुएं हैं, आदान काल और विसर्ग काल, जिसमें से शिशिर, आदान काल की शिशिर ऋतु में सबसे ज्यादा बल श्रेष्ठ रहता है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम बल रहता है। इधर विसर्ग काल की हेमंत ऋतु में श्रेष्ठ बल और वर्षा ऋतु में सबसे कम बल, और वसंत और शरद में बल कैसा रहता है? मध्यम। और युक्तिकृत बल की हमने व्याधि शमत के अंदर भी बात की थी कि युक्तिकृत बल क्या है? युक्तिकृत बल वो है जो अपन आहार विहार या व्यायाम से जो व्याधि क्षमता तो हम खुद डेवलप करते हैं, जो इम्यूनिटी हम खुद डेवलप करते हैं, वही क्या है? युक्तिकृत। यानी कि जिसमें हम युक्ति लगाते हैं कि हम कितना अच्छा और कर सकते हैं, जिसमें हम युक्ति लगा रहे हैं। तो युक्तिकृत बल क्या है? आहार, योग और चेष्टा। आहार से योग, योग में मतलब आचार रसायन, रसायन रसायनवाजीकरण वाला। तो आहार, कितना अच्छा आहार विहार कर रहे हो आप, कितनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या अच्छा खाना पीना खा रहे हो आप, वो हो गया आहार। योग, कौन से रसायन ले रहे हो, आम्लक रसायन ले रहे हो, आचार रसायन का प्रयोग कर रहे हो, वो योग हो गया। और चेष्टा, चेष्टा में आ जाएगा शरीर से क्या कार्य कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो अगर ये तीनों चीजें आप सम्यक रूप से कर रहे हो तो युक्तिकृत बल क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। तो ये हुआ आपका तीनों प्रकार का बल। अब देखो इसको डिटेल में कैसे लिख सकते हो। त्रिविध बल, त्रिविध बल है, तो अभी देखिएगा, त्रिविध बल यानी कि सहज बल हो गया। सहज बल, इन्नेट इम्यूनिटी। सहज बल के बारे में उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि सहज बल को हम मॉडर्न से किससे को रिलेट करते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी से। तो इन्नेट सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर तथा मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है, यानी कि बाई बर्थ होता है, स्वभाव से ही आया है, इसको किसी ने डेवलप नहीं किया, ये बाई नेचर ही सबको मिलता है। तो सहज बल क्या है? जो हमको स्वभाव से मिला है। तो सहज बल जन्म से ही उत्पन्न होता है, इसे ही क्या बोलते हैं हम? प्राकृत बल कहते हैं। और इस प्राकृत बल के कारण शरीर व मन, अब जन्म से ही अगर आपकी प्रकृति अच्छी है, जो हमें बल अच्छा मिला है, तो उसी के हिसाब से शरीर कैसा होगा? बलवान या दुर्बल होगा। यानी कि जो सहज बल है वो हमें जन्म से मिलता है। तो ये सारी चीजें जन्म से डिपेंड करती हैं कि कैसे आपका सत्व प्रबल होगा कि दुर्बल होगा, वो स्वभाव पर डिपेंड करता है। और स्वाभाविक बल ही क्या है? सहज बल है। जो स्वभाव से मिल रहा है वही क्या है? सहज बल है। कालज बल दो प्रकार का अभी बात की है, विसर्ग काल और आदान काल। तो यह बल काल के अनुसार स्वयं उत्पन्न होता है, जैसे कि हेमंत और शिशिर, अभी आगे जो शीत ऋतुएं आ रही हैं, इनमें शरीर का बल श्रेष्ठ रहेगा। और उसका कारण ये भी होता है कि हम जो आहार विहार हैं वो भी अच्छा करते हैं, हम
घृत और स्निग्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, क्योंकि ओज को हमने क्या बोला है, प्राकृत श्लेष्मा बोला है। और इन्हीं ऋतुओं में हम कफ को संचय करने वाला, कफ को बढ़ाने वाला आहार विहार करते हैं। तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि इन ऋतुओं में क्या है, हमारा बल जो होता है वो श्रेष्ठ रहता है। तो विसर्ग काल और आदान काल के हिसाब से अभी हम बात कर चुके हैं। तो यह बल ऋतुओं के अनुसार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद है युक्तिकृत बल। यह बल आहार, चेष्टा और योग पर निर्भर होता है। ये भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आहार, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति षड रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तीनों का सम्यक रूप से प्रयोग कर रहा है, ना तो ऐसे कि मधुर रस ही ज्यादा खा रहा है, ना ऐसे कि कटु रस ही ज्यादा खा रहा है, तीनों रसों का सम्यक रूप से सेवन कर रहा है, तो सर्व रस अभ्यासो बल कराणाम, जो आप अग्र द्रव्य पढ़ोगे चरक सूत्र 25 के अंदर, वहां पर बताया है कि अगर सभी रसों का समान मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो वो बल को बढ़ाने वाला होता है, और एक रस सेवन क्या करता है, बल की हानि करने वाला होता है। तो सभी रसों का अभ्यास अगर बराबर मात्रा में कर रहे हो, घृत, मांस, रस आदि पदार्थों को आप सम्यक रूप से सेवन कर रहे हो, तो क्या होगी, बल की वृद्धि होगी, यानी कि युक्तिकृत बल की वृद्धि होगी। ये क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, क्योंकि हम खुद डेवलप कर रहे हैं। चेष्टा, व्यायाम आदि कर्म कर रहे हो कि नहीं, व्यायाम करने से शरीर में क्या होगा, क्लेश को सहन करने की शक्ति आती है, शरीर में बल की वृद्धि होती है। योग, व्याधि शमत, योग में जैसे रसायन वाजीकरण के जो योग बताए हैं, आम्लक रसायन है, त्रिफलादि रसायन है, इन रसायनों का जो प्रयोग बताया गया है, अगर इन रसायनों का भी सम्यक रूप से प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, युक्तिकृत बल अच्छा रहेगा। तो ये हुए आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अब इस चैप्टर में आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, तीनों टाइप के क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर में ओज की परिभाषा पूछी जा सकती है, ओज का स्थान पूछा जा सकता है, ओज के गुण पूछे जा सकते हैं, ओज का प्रमाण पूछा जा सकता है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन उठेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ से ओज की परिभाषा पूछ ली, ओज का गुण तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता ही चुकी है, 2 नंबर में बहुत बार रिपीट होता है। फिर उसके बाद अगले पेज पर ओज का प्रमाण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओज के भेद पूछ सकते हैं, आपको चक्रपाणी के अनुसार उसका स्थान और उसका प्रमाण याद रखना है। फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद जैसे कि ओज की विकृतियां, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन उठता है 5 नंबर में, तीनों विकृतियां लिख के आनी है आपको, विश्रंस की, व्यापद की और क्षय की। फिर उसके बाद है, ये ओज की विकृतियां पूछ ली। फिर उसके बाद आएगा त्रिविध बल। त्रिविध बल में आपको डिटेल में बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी, 10 नंबर में। 10 नंबर में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपको ये डाउट भी हो सकता है कि अगर 10 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन तो आप क्या लिख के आओगे, फिर आप ऋतुओं के बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा लिख के आओगे, आहार विहार लिख के आओगे। पर 5 नंबर के लिए ये सफिशियंट मैटर है, आप ये टेबल बनाए हो आपको। फिर हाँ, अगर आपका त्रिविध बल पूछा गया तो फिर आपको उसमें व्याधि शमत तो बताना पड़ेगा, आपको ओज लिखना पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन लिखने की ये टेक्निक है। अगर त्रिविध बल पूछ लिया तो व्याधि शमत्व भी बता के आना है आपको, ओज भी बता के आना है, और बल का वर्णन भी करके आना है। क्योंकि अल्टीमेटली बल है क्या, बल तो ओज ही है। फिर आपको पूरा सारा बता के आना, और ओज क्या है अपना, व्याधि शमत्व, इम्यूनिटी है। तो आपको ये सारा डिटेल में वर्णन करके आना है। तो ये अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।